हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट इश्यू पर स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे आपसे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एट बीजरमेंट अर्थात ईआईएम सब्जेक्ट की। जैसा कि हमने आपसे कहा था, डेली अब आपको इवनिंग में सब्जेक्ट ये प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसका ये पहला वीडियो है आपका। और आपसे मैं पहले कहना चाहूँगा, ये पहला वीडियो है, बेसिक से चीज़ों को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो वीडियो के साथ आप बने रहे, लगातार आप बने रहिएगा। मैं इस सब्जेक्ट को बेसिक से चीज़ों को पढ़ाकर बिल्कुल कंप्लीट करने चाहूँगा। और मैं आपको पहले से कह दे रहा हूँ, अगर आप इस सभी वीडियो को देखकर चीज़ों को सीख लेंगे तो आप 100% इस पर बहुत अच्छा इस सब्जेक्ट में आपका परफॉर्मेंस होने वाला है। मैं पहले से आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। इससे पहले मैं बता दूँ आपको, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा रही है, अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 की डेली वीडियो प्रोवाइड की जा रही है। जिन स्टूडेंट को नहीं पता उन सभी को बताना चाहूँगा, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड है, लिंक पर क्लिक करके आप उन सभी वीडियो का एंजॉय करिए। चलिए, आज मैं आपको पहला ये आपका चैप्टर है वैद्युत माप यंत्रों का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इसके अंतर्गत मैं आपको टॉपिक को डिस्कस करूंगा। देखिए, पहला टॉपिक जो आपका है वो मेजरमेंट है, अर्थात मेजरमेंट होता क्या है, इसके उपयंत्र क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो टॉपिक आता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है दोस्त, जो कि आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कि विद्युत राशियों और उनके मापन उपयंत्र। देखिए दोस्त, यहाँ पर नोट्स बनाने का इसका कोई मतलब नहीं था कि मैं बुक्स से आपको नोट्स बनाता उसके बाद चीजों को पढ़ाता। हो सकता है नोट्स में इतने बेहतर तरीके से मैं चीजों को ना लिख पाता, इसलिए यहाँ पर बुक्स को मैंने लिया। देखिए, चीजों को समझना जरूरी है, जरूरी नहीं यहाँ पर आपको कैसा क्या दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पर मैंने इसलिए इस बुक्स की पूरी इमेज को क्लिक किया और सारी चीजों को मैं समझाना चाहूंगा। बस आपको समझ में आना चाहिए, जिससे पेपर में अपने शब्दों में आप लिख सके। ठीक है, मेरी बात को आप समझिएगा। तो यहाँ पर मैं सारी चीजों को डिस्कस करता हूँ। तो सब चलिए, यहाँ पर मेन पॉइंट यहाँ पर दोस्त, मेजरमेंट होता क्या है। तो आप ये समझिए कि आपको वोल्ट मीटर, ए मीटर या वाट मीटर या पावर फैक्टर मीटर, तो इन सारी चीजें क्यों यूज होती हैं। तो आप ये सिंपल सा समझिए कि ए मीटर है तो आपके करंट का मापन करता है, अर्थात उसको मेजर करता है। तो वह क्या हुआ, एक मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट हुआ। ठीक है, वो क्या हुआ, एक आपका मापन उपयंत्र हुआ, ए मीटर या फिर कहें वोल्ट मीटर। तो जो कह सकते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट किसी राशि का मापन करते हैं तो उस राशि का क्या होते हैं, वो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मापन उपयंत्र आपके कहलाते हैं। तो सिंपल सा ये आपको समझना है, जैसा कि आपको यहां बताया गया कि जिन युक्तियों द्वारा भौतिक राशियां मापी जाती है उन्हें मापन उपयंत्र अर्थात मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। जैसे कि धारा को मापने के लिए आप एमीटर का यूज करते हैं, वोल्ट मीटर को मापने के लिए आप यहां पर यूज करते हैं वोल्ट मीटर को, वोल्टेज मापने के लिए दोस्त। और अगर हम बात करें पावर फैक्टर जो आप यूज करते हैं, पावर फैक्टर को मतलब पावर को मापने के लिए वाट मीटर, और पावर फैक्टर को मापन करने के लिए आप करते हैं यूज पावर फैक्टर मीटर। और अगर हम बात करें एनर्जी को, तो एनर्जी मीटर इसके लिए यूज किया जाता है। कुल मिलाकर ये सभी क्या है दोस्त, ये आपके एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो जो यहां पर इंस्ट्रूमेंट किसी राशि का मापन कर रहे हैं तो उसका क्या है, वो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है। ओके, ये चीज आपको समझ में आई। चलिए, अभी यहां पर कुछ चीजें आपको दी कि मापन के लिए क्या क्या आपको सूचनाएं इससे मिलती है। तो पहला चीज तो ये मिलता है आपका नंबर 1, प्रणाली में परफॉर्मेंस संबंधी आपको ज्ञान, अर्थात दोस्त यहां पर सिस्टम में उसकी क्या परफॉर्मेंस है। अगर आप एमीटर से करंट का मापन कर रहे हैं तो वह जो मेजर कर रहा है उसमें एरर आ रहा है या उसकी एक्यूरेसी क्या है, ये चीजें उसकी परफॉर्मेंस जो होती है, ये चीज आपको पता चलता है मापन के मद्देनजर। आप जब मापन करते हैं तब आप पाते हैं कि इसमें कितने एम्पियर की करंट आ रही थी। जब वोल्ट मीटर लगाते हैं तो वोल्टेज कितना आ रहा है, या फिर आप वाट मीटर लगाते हैं तो पावर कितनी आ रही, ये सारी चीजें आपको इस परफॉर्मेंस के बारे में नॉलेज होती है। साथ में मापन से प्राप्त आंकड़ों से किसी सिद्धांत का प्रतिपादन करना आदि, ये भी आपका आता है, अर्थात उसमें कौन सा प्रिंसिपल वर्क कर रहा है, ये भी आपको उस मेजरमेंट या इंस्ट्रूमेंट जो आप लगाते हैं उसका मापन करते हैं उससे आपको पता चलता है। थर्ड पॉइंट वही है जो हमने कहा आपसे, सत्यता, परिशुद्धता, त्रुटि आदि, आपको मतलब उसकी एक्यूरेसी और उसमें एरर क्या चीज है, ये चीज आपको पता चलेगा। अर्थात एरर है तब भी वो आपको बताएगा, ठीक है, या फिर उसमें कोई आपकी एक्यूरेसी उसकी नहीं सही है तो वो चीज भी आपको मेंशन करेगा। तो ये सारे 3 पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट है कि उसकी परफॉर्मेंस आपको पता चलती है, उसकी एक्यूरेसी क्या है, एरर क्या है, ये पता चलता है, किस प्रिंसिपल पर उसके जो प्राप्त आंकड़े हैं किस प्रिंसिपल का प्रतिपादन कर रहे हैं, ये चीज आपको पता चलता है। साथ में आपको ये बताया गया दोस्त कि जो माप यंत्र आपके होते हैं, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, एक आपका कंट्रोलिंग इंस्ट्रूमेंट अर्थात माप यंत्र,
और एक आपका नियंत्रण यंत्र होता है। तो माप यंत्र उसे कहते हैं दोस्त, यहां पर बताया गया आपसे कि माप यंत्र वह यंत्र जो राशि को मापने का कार्य करते हैं, वो आपका माप यंत्र अर्थात नियम से ही वाकिफ हो रहा है कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब जो राशि का जैसे ए मीटर है वो क्या हुआ आपका एक माप यंत्र हुआ। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें यहाँ पर नियंत्रण यंत्र की, जिसे आप कंट्रोलिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, तो वह यंत्र जो किसी राशि के नियंत्रण का कार्य करता है, अर्थात तो कोई भी राशि है अगर उसको वो कंट्रोल करता है तो वो आपका कंट्रोलिंग इंस्ट्रूमेंट होगा। तो चीजें आपको ये अभी इंट्रोडक्शन के रूप में पहला चैप्टर, इसलिए आपको थोड़ा सा अभी बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे मैं नेक्स्ट आपको टॉपिक की तरफ चलूंगा बहुत ही एंजॉय सब्जेक्ट बनने वाला है, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपका इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज एंड दियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, अर्थात विद्युत राशियां और उनके मापन के उपयंत्र। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंतर्गत करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, कैपेसिटेंस, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो पहला आपका पॉइंट है करंट। तो करंट क्या होता है, जैसा सभी को पता है कि करंट क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को आप क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को आप करंट बोलते हैं। इसे एमीटर के द्वारा मापा जाता है। इसका मात्रक आपका एम्पियर होता है। इसका जो यूनिट होता है वो आपका क्या होता है, एम्पियर होता है। और आपके एम्पियर अर्थात ये आपका एमीटर जो होता है वो कई टाइप्स के होते हैं, मेनी टाइप्स में, जैसे कि आपका पहला ये टाइप जो होता है एसी एमीटर हो गया, डीसी एमीटर हो गया, या फिर आप कह सकते हैं एसी डीसी एमीटर हो गया। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। दूसरा पॉइंट, ये इसका जो मापन किया जाता है वो आमीटर के द्वारा किया जाता है और इसका मात्रक एमीटर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका फार्मूला होता है I = Q/T, और I मतलब जो धारा है उसका मात्रक तो आपको हमने बताया, उसका जो यूनिट है वो आपका एम्पियर है। तो I यहाँ पर I = Q/T में क्यों आपका क्या है, ये आपका ये आवेश है, तो विद्युत क्या है, ये आपका आवेश है, जिसे चार्ज आप कह सकते हैं, और टी आपका ये समय हो गया। और Q = आपको ये एक फार्मूला और पता होगा, Q = N × EV होता है। ओके, ये सारे फार्मूले आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम वोल्टेज की बात करते हैं तो वोल्टेज कहा जाता है कि यह एक ऐसा विद्युत दाब है जो इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्पन्न होता है और इसका मापन वोल्ट मीटर द्वारा किया जाता है। इसका जो मापन किया जाता है वो वोल्ट मीटर द्वारा किया जाता है और इसका जो यूनिट अर्थात इसका मात्रक वोल्ट होता है। दोस्तों जैसे कि आप कोई बैटरी लेते हैं तो उसमें लिखा होता है 2 वोल्ट की बैटरी, 3 वोल्ट या 2.5 वोल्ट, तो वो जो वोल्टेज होता है वही ये वोल्टेज है जो यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। V = W/Q आपका क्या होता है, ये फार्मूला होता है। V = W/Q ये आपका फार्मूला होता है। W आपका क्या है, यहाँ पर वर्क अर्थात कार्य है। क्यों आपका क्या है, आवेश अर्थात चार्ज है। इसका मात्रक हमने बता दिया, वोल्टेज का मात्रक वोल्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्त, हम प्रतिरोध की बात करें, रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। किसी चालक का विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न या अवरोध प्रस्तुत करने का गुण, उसकी प्रॉपर्टी उस कंडक्टर के लिए एक रेजिस्टेंस का कार्य करती है, जिसका मात्रक ओम होता है और इसका मापन ओम मीटर से किया जाता है। सुनिएगा ध्यान से, इसमें आपसे बार बार ये क्यों किया जा रहा है कि आपसे उसका मात्रक ओम मीटर होता है, इसका वोल्ट मीटर होता है, इसका एमीटर होता है, इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो मेजरिंग आपका ये जो EIM है ये टोटल आपका मेजरमेंट पर ही आधारित है, इसलिए सारी चीजों को बार बार बताया जा रहा है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चीजों को समझते चलिए। ठीक है, तो आपका रेजिस्टेंस हुआ, तो रेजिस्टेंस क्या हुआ दोस्तों, ऐसे सिंपल समझिए, कोई कंडक्टर है उसमें जो करंट फ्लो हो रही है, करंट के फ्लो होने का जो विरोध करता है वो जो प्रॉपर्टी है, उसका जो गुण है, यही प्रॉपर्टी यही गुण उसका क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। और इसका मात्रक आपका यूनिट ओम होता है और इसका आपसे कहें क्या बोलते हैं इसको दोस्तों, एमीटर, ओम मीटर के द्वारा इसका आपका मापन किया जाता है। रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है, आप सभी को पता है, R = V/A अर्थात वोल्टेज अपान करंट जो होता है, इसका आपका क्या होता है, फार्मूला होता है। इसका आपको हमने बता दिया, इसका जो रेजिस्टेंस का यूनिट है वो ओम है। चलिए नेक्स्ट अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी क्या है, तो प्रत्यावर्ती विद्युत राशियों द्वारा किसी सेकंड पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। इसका मात्रक आपका हर्ट्ज होता है और इसे आवृत्ति मापी, देखिए जिस प्रकार से नेम है वैसे आप याद रखिए, इसे फ्रीक्वेंसी मीटर द्वारा मापा जाता है। तो आप सभी को पता है दोस्त, जो आपकी
प्रत्यावर्ती जो अल्टरनेटिव करंट होती है उसमें क्या है कि आपका वोल्टेज भी होता है और करंट होता है, उसमें साथ में आपने फ्रीक्वेंसी पढ़ा। तो फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, उसका मात्रक हर्ट्ज होता है, लेकिन इसका मापन किससे किया जाता है, इसका मापन आपका जो इसका मेजरमेंट किया जाता है वो आपका फ्रीक्वेंसी मीटर से किया जाता है। ओके, ये चीजें पूछी जाती है आपसे, 1 नंबर के क्वेश्चन में ये आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट दोस्त आपका पेरकत्व अर्थात इंडक्टेंस। तो इसे क्या कहते हैं, इंडक्टेंस क्या होता है कि कॉइल की वह प्रॉपर्टी है, वह गुण होती है जो स्वयं से प्रति एम्पियर प्रति सेकंड विद्युत धारा परिवर्तन की दर पर स्वयं में तथा दूसरी कुंडली में निश्चित मान का ईएमएफ प्रेरित कर सकता है। ये आपका फार्मूला होता है L = N² रिलक्टेंस। अगर मैं सिंपल वे में आपको समझाऊं कि आपका इंडक्टेंस क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है, इनमें दोनों में डिफरेंट क्या है, तो मेरे दोस्त आप समझिए, अगर आपकी एक अल्टरनेटिंग करंट है, अर्थात अल्टरनेटिंग करंट मतलब आपका एक प्रत्यावर्ती धारा है जो कि आपको पता है कि समय के साथ क्या होता है, परिवर्तनशील है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। लेकिन अगर आपकी डीसी करंट है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो समय के साथ परिवर्तन, वो स्ट्रेट लाइन। ओके, लेकिन यहां पर आपकी जो प्रत्यावर्ती धारा है उसमें परिवर्तन होता है। तो बस इतना आपको समझना है कि जो रेजिस्टेंस होता है, अगर किसी कंडक्टर में किसी कंडक्टर में आपकी करंट फ्लो हो रही है तो उस जो आपका रेजिस्टेंस वो क्या होता है, वो आपकी जो करंट उस कंडक्टर में फ्लो हो रही है उसका वो विरोध करता है, अर्थात उस करंट में कंडक्टर में करंट के फ्लो होने का विरोध करता है, वो आपका रेजिस्टेंस कहलाता है, वो प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस कहलाती है। लेकिन इंडक्टेंस आपका जो होता है वो आपकी जो करंट फ्लो हो रही वो आपकी अल्टरनेटिंग अगर करंट है तो उसका क्या करता है, उसके परिवर्तन का विरोध करता है। नहीं समझा आपने, जो आपकी करंट फ्लो रही, करंट कौन सी, जो एसी करंट, जो अल्टरनेटिंग करंट है वो कैसी होती है, वो प्रत्यावर्ती होती है, अर्थात उसमें परिवर्तन होता है। तो अल्टरनेटिंग करंट के परिवर्तन का जो विरोध करती है वो आपका इंडक्टेंस कहलाती है, और जो प्रतिरोध होता है वो कंडक्टर में फ्लो होने का विरोध करती है। लेकिन इंडक्टेंस आपके जो करंट फ्लो हो रही है, करंट जो फ्लो हो रही है, करंट के परिवर्तन का विरोध करती है, वो आपका इंडक्टेंस है। इतना आपको समझना है। मैं फिर से कह रहा हूं, इंडक्टेंस आपका एसी में होता है, डीसी में नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि आपका जो डीसी होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, डीसी में ओनली आपका क्या हुआ, डीसी में आपका रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस आपका एसी में होता है। चलिए यहां पर आपको फार्मूला पता चला, यहां पर क्या दोस्त, L = N² रिलक्टेंस। N² क्या है, N आपका नंबर ऑफ टर्न है, जो आपकी क्वाइल होती है वो कैसी होती है, ये आपकी क्वाइल है, इसमें नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, N है। और आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो आपको पता है इस प्रकार से होता है, तो क्वाइल में आपके नंबर ऑफ N होते हैं, मतलब टर्न जो होते हैं वो क्वाइल में होते हैं, तो N² रिलक्टेंस होता है। रिलक्टेंस क्या होता है, जिस प्रकार से आपका रेजिस्टेंस होता है, मतलब आपका इस प्रकार से जो रेजिस्टिव सर्किट होता है उसमें जो R होता है, उसी प्रकार से आपका जो क्वाइल होती है, क्वाइल में आपका रेजिस्टेंस के तुलना में आपका रिलक्टेंस होता है। ओके, चीजों को मैं समझाऊंगा, आप परेशान बिल्कुल नहीं होइएगा। यहां पर L = N∅/I इसका फार्मूला होता है। फाई आपका फ्लक्स है, I आपकी धारा है, N आपका नंबर ऑफ टर्न है, और इसका मात्रक आपका हेनरी होता है। इसको आप H से डिनोट करते हैं, जो आपका हेनरी होता है उसको S से डिनोट करते हैं। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ पता चला कि इंडक्टेंस क्या होता है, कि जो आपकी करंट कंडक्टर में फ्लो हो रही है, कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रही है उस करंट के परिवर्तन का विरोध करता है, वो आपका इंडक्टेंस है। और इंडक्टेंस का फार्मूला होता है N∅/I, इसका मात्रक होता है हेनरी। नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, धारिता। कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस आपका कैपेसिटर में होता है। तो किसी कैपेसिटर या संधारित्र की धारिता, उस पर आवेश Q और उसके अक्रॉस वोल्टेज V के रेशियो अर्थात अनुपात को उसका क्या कहते हैं, उसका आप कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कहते हैं। इसका फार्मूला आपका होता है C = Q/V। क्या होता है, C = Q/V। Q आपका आवेश है जिसे आप चार्ज कहते हैं, V आपका वोल्टेज जिसे वोल्टता कहते हैं। तो C = Q/V होता है। जिस प्रकार से आपका एक आपका कोई दिया गया, ये आपका कैपेसिटर है, तो ये आपकी इसकी धारिता मान लीजिए C है, इसके क्रॉस वोल्टेज आपका V है, और इसका चार्ज जो है, इसमें चार्ज जो है वो V है। तो फार्मूला आपकी धारिता अगर निकालने को कहा जाएगा तो Q आवेश को ऊपर रखिए और वोल्टेज से डिवाइड करिए, तो आपको C = Q/V फार्मूला। और अगर धारिता के मात्रक की यूनिट की बात करें तो फैराड इसका मात्रक होता है। क्या होता है, फैराड। नेक्स्ट दोस्त, पावर फैक्टर की बात करें तो पावर फैक्टर होता है कि प्रत्यावर्ती राशियों में परिपथ में प्रयुक्त वोल्टेज और प्रयुक्त
विद्युत धारा में अंतर जो होता है वो आपका होता है क्या, यहाँ पर कालांतर होता है, जिसे आप टाइम फेज डिफरेंस कहते हैं। इसे इलेक्ट्रिकल एंगल फाई से व्यक्त करते हैं और फेज एंगल भी कहते हैं। और कॉस फाई का फार्मूला होता है, मतलब कॉस फाई को आप डिनोट करते हैं कॉस फाई से। सिंपल ये समझिए, देखिए आपका प्रत्यावर्ती, मतलब ऐसे समझिए कि जो अल्टरनेटिव सर्किट होते हैं, प्रत्यावर्ती धारा के सर्किट होते हैं, उसमें एक वोल्टेज होता है, एक करंट होता है, उनके बीच जो एंगल बनता है उसे फाई से डिनोट करते हैं। समझिए बात को, ये वोल्टेज है, एक मिनट में आपको सही से, यहाँ पर ये आपका वोल्टेज है, ये आपका क्या है, करंट है, ठीक है। ये आपके इसके बीच जो एंगल बनता है, मान लीजिए फाई इसके एंगल बना है, तो इनके वोल्टेज और करंट के बीच बनने वाले एंगल को आप क्या कहेंगे, टाइम फेज डिफरेंस हो गया। और इसमें जब आप कॉस लगा देते हैं तो ये आपका कॉस फाई हो जाता है, क्या आपका कॉस फाई हो जाता है पावर फैक्टर। मैंने पावर फैक्टर को बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत ही अच्छे से चीजों को पढ़ाया था। जो स्टूडेंट पहले से जुड़े होंगे फर्स्ट ईयर से, उनको ये पता होगा कि मैंने बेसिक इलेक्ट्रिकल विधिवत तरीके से चीजों को समझाया था। तो यहां पर आपको बताना चाहूंगा, कॉस फाई का फार्मूला, बहुत से आपके फार्मूले हैं, एक आपका आर अपान जेड आप कर सकते हैं, कॉस फाई इक्वल टू आर बाई जेड कर सकते हैं, ठीक है। एक फार्मूला तो आपका इस प्रकार से हो जाता है, आर अपान जेड। नेक्स्ट फार्मूला दोस्त एक और आपका होता है, वहां पर आपका होता है वी आई कॉस फाई अपान आपका क्या होता है, वी आई, अर्थात ये तो आपका पावर ही हो जाता है वी आई, और ये जो आपका होता है ये आपका एक्टिव पावर होता है वी आई कॉस फाई। तो वी आई कैंसिल हो जाता है, तो ये कॉस फाई इक्वल टू आपका आ जाता है, आपको मतलब पावर फैक्टर मिल जाता है। तो आर अपान जेड एक फार्मूला होता है पावर फैक्टर का, एक आप कह सकते हैं आपका ऊपर क्या होता है, एक्टिव पावर अपान इनपुट पावर, जो वी आई होता है वो होता है। जब वी आई कैंसिल हो जाते हैं तो कॉस फाई आपको मिल जाता है। चलिए पावर फैक्टर की तरह और हम बात करें तो इसको आप कॉस फाई से इस प्रकार देख सकते हैं, और इसे पावर फैक्टर मीटर के द्वारा मापा जाता है। तो पावर फैक्टर को किससे मापा जाता है, पावर फैक्टर मीटर से। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दोस्त इलेक्ट्रिकल पावर की, तो यहां पर इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला आपका होता है P बराबर वी आई फॉर डीसी के लिए। ध्यान दीजिए यहां पर एसी डीसी दोनों को दर्शाया गया है। अगर हम डीसी करंट की बात करेंगे तो P बराबर V इंटू आई फार्मूला फॉर डीसी करंट के लिए है। अगर यहीं पर हम बात करेंगे P बराबर वी आई कॉस फाई, वी आई कॉस फाई, तो ये आपके एसी सप्लाई के लिए है। तो वी आई रहेगा तो वो डीसी के लिए है, कॉस फाई पावर फैक्टर उसमें अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो बन जाएगा एसी सप्लाई के लिए। ओके, तो यहां पर दोनों फार्मूलों को दर्शाया गया, डीसी के लिए वी आई और एसी के लिए वी आई कॉस फाई। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल पावर के, अगर हम यूनिट की बात करें तो इसका मात्रक होता है क्या, वाट इसका आपका मात्रक होता है, वाट इसका मात्रक होता है। चलिए वी आई कॉस फाई आप एसी का याद रखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है कि विद्युत शक्ति तथा समय का गुणनफल विद्युत एनर्जी कहलाता है आपका, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसे ई से डिनोट करते हैं। और इसका अन्य मात्रक की अगर हम बात करें तो वाट सेकंड भी होता है तथा जूल भी इसका मात्रक होता है, चूंकि जो आपकी पावर एनर्जी है वो एज अ वर्क की तरह होती है और वर्क का आपको यूनिट पता है जूल होता है, तो जूल भी इसे कह सकते हैं। तो यहां पर इसका मात्रक वाट सेकंड या फिर जूल होता है। तो यहां पर आप देखिए इक्वल टू पी इंटू टी, तो आप कह सकते हैं पावर और टाइम का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाता है। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहां पर आप देखिए ऊर्जा इक्वल टू विद्युत शक्ति इंटू समय, वाट इंटू सेकंड में। वाट किसका मात्रक है, अभी हमने बताया, वाट आपके शक्ति का मात्रक हो गया और आपका जो समय से आप मल्टीप्लाई किए तो इसलिए वाट इंटू सेकंड हो गया। इसके जस्ट बाद आप समझिए यहां पर फार्मूला है E इक्वल टू वी आई कॉस फाई। अभी हमने जस्ट आपको बताया फार्मूला विद्युत शक्ति का मात्रक हमने बताया आपको फॉर एसी सप्लाई के लिए, यहां पर हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी बताया वी आई कॉस फाई। तो हमने यहां पर ध्यान दीजिए वी आई कॉस फाई को यहां पर हमने लिखा वी आई कॉस फाई इंटू आप क्या करेंगे, इंटू टी करेंगे जो कि समय है, ठीक है। अब इसे आप किलोवाट घंटा में करना चाहते हैं तो आप सिंपली वी आई कॉस फाई टी ऊपर है, किलोवाट घंटा में चेंज करने के लिए आपको सिंपल 3600 गुणे 1000 से आपको यहां पर डिवाइड करना होगा, तो ये किलोवाट घंटा में हो गया। और 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट करते हैं, अर्थात जो आपके घर में लाइट होती है जब आपको उसका वापर किया जाता है तो यूनिट में वापर किया जाता है। तो अगर 1 यूनिट कहा जाता है तो 1 यूनिट जो आपका मात्रक है वो किसका हुआ, वो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हुआ। तो 1 यूनिट बराबर आप कहेंगे 1 किलोवाट घंटा। ओके, तो फार्मूला हुआ E इक्वल टू, जो फार्मूला हुआ वी आई कॉस फाई इंटू टी अपान 3600 इंटू 1000, अर्थात आपने किलोवाट घंटे में इसको लिख दिया। वही चीज यहां पर
लिखा गया यदि 1 घंटे में शक्ति वह 1 किलोवाट होता है तो वह 1 यूनिट होगा। अर्थात अगर आपके घर में 1 घंटे में जो लाइट है, जो 1 घंटे में आपकी पावर है घर पे, अगर 1 किलोवाट व्यय हो जाता है तो उस कंडीशन में आप कहेंगे कि 1 यूनिट बिजली खर्च हो चुकी है। ठीक है, तो वापर राशि की विभिन्न प्रकृति के आधार पर अगर बात करें तो आपके एनर्जी मीटर जो होती है डीसी एनर्जी मीटर होते हैं, एसी एनर्जी मीटर होते हैं, और डीसी या एसी दोनों टाइप के आपके एनर्जी मीटर होते हैं। दोस्तों अब आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट सारणी है जिसको आप समझना पड़ेगा, जिसमें सारी चीज़ें आपको राशि, मात्रक और उनके मापन से रिलेटेड सारे चीज़ें दर्शाई गई है। अगर आप धारा की बात करें, जैसे चीज़ों को हमने पढ़ाया, धारा आपका क्या है दोस्त, इसका मात्रक आपका एम्पियर है। धारा करंट का मात्रक एम्पियर है। इसके अगर हम डीसी धारा की बात करें तो उसका फार्मूला होता है I=V/R, और अगर एसी की बात करें तो I=V/Z। अब देखिए जेड क्या है, जेड आपका इम्पीडेंस होता है जिसे आप प्रतिबाधा बोलते हैं। जेड क्या है, आपका प्रतिबाधा जिसे आप इंपीडेंस बोलते हैं। तो जेड इक्वल टू फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा अंडर रूट जेड इक्वल टू R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। एक बार मैं लिखना चाहूंगा, जेड इक्वल टू आप लिख सकते हैं ऐसे R² प्लस X², ठीक है, R² प्लस X², और X इक्वल टू आपका होता है XL माइनस XC। XL क्या होता है दोस्त, ये आपके इंडक्टेंस का प्रतिघात अर्थात रिएक्टेंस होता है। आपके इंडक्टेंस के लिए आपका ये क्या होता है, ये आपके इंडक्टर के लिए रिएक्टेंस होता है, और ये आपका XC जो है वो आपके कैपेसिटर के लिए इंडक्टेंस होता है। तो X इक्वल टू XL माइनस XC होता है X की वैल्यू। तो आप ऐसे डायरेक्टली ये भी फार्मूला लिख सकते हैं, Z इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ओके, तो ये सारी चीजें आपके होती है, आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ाया गया। तो बस इतना सिंपल सा समझिए कि जो आपकी जो एसी करंट होती है, एसी में चूंकि आपका रेजिस्टेंस और आपका इंडक्टेंस दोनों चीजें आ जाती है, और जो आपका डीसी होता है उसमें ओनली आपका रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो एसी आपका जो है उसमें आपका कह सकते हैं आर, एल और सी, मतलब रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस तीनों चीजें आती है, लेकिन आपके डीसी में ओनली आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस होता है। तो इसलिए I=V/R होता है, और इसमें I=V/Z होता है, और Z इक्वल टू हमने फार्मूला आपको बता दिया, Z इक्वल टू आप लिख सकते हैं R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, और आपने ये भी फार्मूला पढ़ा होगा दोस्त, आपने फार्मूला पढ़ा है XL बराबर ओमेगा इंटू L होता है, और XC बराबर 1/ओमेगा इंटू C होता है। ये सारे फार्मूले इंपॉर्टेंट है जिसको आपको पढ़ना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर करंट है, तो करंट किससे आप मापन करेंगे, एमीटर से या धारा मीटर से आप इसका मापन करेंगे। नेक्स्ट अगर आप बात करें वोल्टेज की, तो वोल्टेज का मात्रक होता है दोस्त क्या, वोल्ट होता है, अर्थात इसका यूनिट वोल्ट होता है, और इसका फार्मूला होता है V=I/R। अर्थात जैसे आपने I=V/R पढ़ा, तो V को आप करेंगे R को इधर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो V=I/R हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर इसके बाद डीसी में, तो एसी में बात करें तो एसी में सिंपल सा जेड से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो V=I/Z आपका हो जाएगा, ये एसी सप्लाई के लिए हो जाएगा। ओके, यहाँ पर आपका क्या हुआ वोल्टेज, और वोल्टेज में क्या है, मापन यंत्र में वोल्टेज को वोल्ट मीटर या वोल्टता मापी से इसका मापन करते हैं। करंट का आप एमीटर से, वोल्टेज का आप वोल्ट मीटर से। चलिए नेक्स्ट आपकी बात करें दोस्त यहाँ पर रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस का मात्रक आपका ओम होता है। इसका फार्मूला जस्ट तीनों का यहाँ पर एक दूसरे को उल्टा तिरछा किया गया है, मतलब इसी V बराबर I=V/R से जो ओम्स का रूल है उसी से आप करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर वही चीज किया गया, R=V/I किया गया, और फिर से यहाँ पर आपका एसी सप्लाई के लिए Z=V/I किया गया। Z क्या है हमने बता दिया, प्रतिबाधा अर्थात इंपीडेंस है, जिसमें Z फार्मूला हमने बता दिया √R² प्लस X², और X बराबर हमने बता दिया XL माइनस XC होता है। चलिए यहाँ पर आप ओम मीटर इसका मात्रक होता है, मतलब जो मापक यंत्र होता है, माप यंत्र वो ओम मीटर होता है, और रेजिस्टेंस का जो मात्रक होता है, यूनिट होता है, वो ओम होता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर आपको जो दिखाई जा रही है, इसमें यह कहा जा रहा है कि जो तीनों विद्युत राशि अर्थात करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस है, इसके मापन के लिए आप एमीटर, वोल्ट मीटर, ओम मीटर की जगह ओनली एक मल्टीमीटर के माध्यम से तीनों का मापन कर सकते हैं। इसीलिए आपसे क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है कि बताइए कि मल्टीमीटर के द्वारा क्या मापन किया जा सकता है। आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन और चौथा ऑप्शन सभी दिया जाए तो आप सभी को टिक करेंगे, क्योंकि मल्टीमीटर के माध्यम से एमीटर, वोल्ट मीटर और आप ओम मीटर अर्थात
अर्थात मतलब कह सकते हैं धारा, वोल्टता, प्रतिरोध, तीनों का मापन आप मल्टीमीटर के द्वारा कर सकते हैं। नाम से वाकिफ है कि वो मल्टी है। जैसे आप किसी स्टूडेंट कहते हैं भाई मल्टी टैलेंटेड है, इसका मतलब उसको सारी चीजें को नॉलेज है। उसी प्रकार मल्टीमीटर द्वारा आप सारी चीजें मतलब धारा, वोल्टता, प्रतिरोध का मापन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको दोस्त यहां पर अगर हम पावर की बात करें तो इसका मात्रक होता है वाट। इसके अगर हम फार्मूले की बात करें तो P = V × I होता है AC DC सप्लाई के लिए, और हमने पावर के लिए बताया AC सप्लाई के लिए V = VI cos phi होता है। ये चीज हमने आप बस इतना इसमें डिफरेंस है दोस्त AC और DC में कि इसमें आपका DC में आपका cos phi नहीं होता, इसमें आपका cos phi होता है। तो बस इतना आपको समझना है। जो पावर होता है उसका मात्रक आपका वाट होता है। इसका फार्मूला P = VI cos phi होता है। AC में cos phi होता है, DC में आपका नहीं होता है, बस ठीक है। और इसे वाट मीटर के द्वारा इसका मापन किया जाता है शक्ति का। ओके, नेक्स्ट आपका पावर फैक्टर, जिसे आप शक्ति गुणक कहते हैं, जिसे आप इंग्लिश पे पावर फैक्टर कहते हैं। इसका कोई यूनिट नहीं होता। ये एक इंपॉर्टेंट है, ये आपका 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि पावर फैक्टर का कोई यूनिट होता है या नहीं। तो मेरे दोस्त पावर फैक्टर की कोई यूनिट नहीं होती, चूंकि cos phi = आपका जो होता है वो R/Z होता है। तो ऊपर भी रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, और Z जो है वो भी आपका इंपीडेंस है, वो भी एज एक रेजिस्टेंस की तरह कार्य करता है, तो उसका भी मात्रक ओम होता है। तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। इस प्रकार से आप समझिए कि इसका cos phi का कोई मात्रक नहीं होता है। और वैसे भी हमने आपको बताया कि cos phi = आपका होता है P = cos phi = आपका VI cos phi होता है, और नीचे भी आपका VI होता है। तो इस प्रकार से VI कैंसिल हो जाता है, ओनली cos phi बचता है। तो इसका कोई आपका यूनिट नहीं होता है। ओके, तो ये चीज आप समझ चुके होंगे कि पावर फैक्टर का कोई यूनिट नहीं होता है। और पावर फैक्टर = करंट के लिए क्या होता है, 1 होता है। और पावर फैक्टर AC सप्लाई के लिए आपका cos phi होता है। ध्यान दीजिएगा, पावर फैक्टर DC के लिए 1 होता है, लेकिन AC सप्लाई के लिए आपका cos phi होता है। ओके, पावर फैक्टर की अगर बात करें तो पावर फैक्टर मीटर के द्वारा इसका मापन किया जाता है। ओके, चलिए एनर्जी मीटर की अगर बात करें तो इसका जूल × सेकंड, जूल या वाट × सेकंड होता है। सारी चीजें वही चीज बताई जा रही है, इसको थोड़ा सारणी के माध्यम से दर्शाया गया। एनर्जी का फार्मूला आपको हमने बताया VI × टाइम होता है, ये आपके DC सप्लाई के लिए। AC के लिए यहीं पर आप cos phi से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अर्थात E = VI cos phi × T हो जाएगा। इसका आपका जो मापन यंत्र होता है वो आपका होता है एनर्जी मीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसका मात्रक आपका हर्ट्ज होता है। और आप DC सप्लाई की अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसका फ्रीक्वेंसी आपका 0 होता है। फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, AC सप्लाई के लिए होती है। और इसका फार्मूला एक और नया फार्मूला आपको पता चला, F = आपका होता है क्या दोस्त, PN/120 कहे या NP/120 कहे, ये चीज आप इसको याद रखेंगे। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है F = PN/120। ये आप जब मशीन वाला आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे, सेकंड मशीन में ये बहुत ज्यादा फार्मूला यूज होता है। इसमें नंबर जो P दर्शाया गया, नंबर आप पोल है, N आपकी क्या है, उसकी स्पीड है, ठीक है, ये स्पीड को दर्शाता है। और यहां पर आपको 120 तो आपका ये दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी आपकी F है। ओके, तो F = 120, PN/120 ये किसकी है, AC के लिए है। और DC के लिए आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0 होती है। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको यहां पर क्या है कि आवृत्ति मीटर के जो होता है वो आवृत्ति को मापन करता है, ठीक है। अगर हम प्रेरकत्व की बात करते हैं तो प्रेरकत्व का हमने बताया इसका मात्रक हेनरी होता है, और इसे L से डिनोट करते हैं। और इसलिए आपका DC में L का मान 0 होता है। तो आपको क्या पता चला, फ्रीक्वेंसी और इंडक्टेंस दोनों DC के लिए 0 होता है, क्योंकि जो इंडक्टेंस होता है वो ओनली AC सप्लाई के लिए होता है। ओके, इसलिए 0 होता है। नेक्स्ट आपका अगर प्रेरकत्व की बात करें तो यह फार्मूला होता है XL/ω। क्या होता है दोस्त, XL/ω। L = XL/ω होता है। जैसे XL बराबर अभी हमने जस्ट बताया, XL = ω × L होता है। और नीचे आपका ओमेगा है, तो नीचे आप ओमेगा रखेंगे तो ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे। और इस प्रकार से आपको यहां पर 1 मिनट, हाँ, आपको यहां पर XL बराबर हमने बताया ω/L, और ω/L रखेंगे तो ये L की वैल्यू आ जाएगी, ये ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, आपको L मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि L = XL/ω भी होता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका आप जो करते हैं वो मैक्सवेल सेतु या फिर प्रेरकत्व मापी द्वारा इसका करते हैं। ये आपके सिलेबस में है, ये चीजें आपको अंदर पढ़ाई जाएगी। ओके, चलिए अगर अब धारिता की बात करें तो धारिता का मात्रक फैराड होता है। इसका मात्रक आपका फैराड होता है। और
और इसके फार्मूला जो होता है C इक्वल टू Q बाई V। Q आपका आवेश, V आपके उसके अक्रॉस वोल्टेज है, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है, C इक्वल टू Q बाई V आपका होता है फार्मूला एज अ DC सप्लाई के लिए। अगर यहीं पर हम AC सप्लाई के लिए कहें तो उसके लिए धारिता का फार्मूला होता है C इक्वल टू 1 अपान ओमेगा इंटू C। देखिए हमने आपको क्या बताया, हमने यही चीज आपको दोस्त बताया। इसके पहले हमने आपको यही बताया कि एक्स सी बराबर 1 अपान ओमेगा सी होता है, एक्स सी अपान 1 अपान ओमेगा सी होता है। तो यही से आप लिख सकते हैं C बराबर 1 अपान ओमेगा एक्स सी। तो यही फार्मूला आपका यहाँ से आया। तो वही ये फार्मूला आपको लिखा गया है कि AC सप्लाई के लिए C बराबर 1 अपान ओमेगा एक्स सी होता है। एक्स सी क्या है हमने आपको बताया, एक्स सी आपका कैपेसिटर के लिए आपका रिएक्टेंस है, कैपेसिटर के लिए रिएक्टेंस है। ओमेगा आपका एंगुलर आपकी स्पीड हो गई और यहाँ पर C आपको हमने बताया एक आपका कैपेसिटर का मतलब कैपेसिटेंस है। ओके, C इक्वल टू 1 बाई ओमेगा C जो आपका है ये आपका हुआ धारिता। और इसको सीरिंग सेतु जो आपके सिलेबस में है ये भी आपको पढ़ाया जाएगा। तो सीरिंग ब्रिज जो आपका होता है वो कैपेसिटर के लिए वर्क करता है। जो मैक्सवेल ब्रिज या फिर पेरकत्व मापी जो होता है वो आपके पेरकत्व के लिए है। ठीक है, ये सीरिंग जो सेतु वो आपके धारिता के लिए है और जो मैक्सवेल और पेरकत्व सेतु है वो आपके पेरकत्व के लिए वर्क करता है। ये दोनों प्रिंसिपल को मैं चीजों को सिखाऊंगा जब आगे आपके टॉपिक में रखा गया है। नेक्स्ट आपका दोस्तों लास्ट आपका है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। फाई इक्वल टू बी इंटू ए इसका मात्रक होता है। फाई इक्वल टू बी इंटू ए इसका मात्रक होता है। बी क्या है आपका, ये आपका जो होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होता है। क्या होता है? फ्लक्स डेंसिटी होता है। जैसे कि आपने धारा घनत्व तो पढ़ा होगा जिसपे कहा जाता है करंट डेंसिटी, उसी प्रकार से यहाँ पर जो AC सप्लाई होती है उसके लिए आपका फ्लक्स डेंसिटी होता है। ओके, तो फ्लक्स डेंसिटी आपका फाई इक्वल टू बी बाई ए हो जाता है। जैसे कि आपने करंट पढ़ा होगा, धारा घनत्व तो आप पढ़ते तो उसमें लिखते हैं धारा घनत्व तो क्या पढ़ते हैं दोस्त, 1 मिनट। धारा घनत्व जो होता है J इक्वल टू आई अपान ए फार्मूला होता है। J इक्वल टू आई पे धारा ऊपर होगा, घनत्व मतलब A से आप डिवाइड करेंगे तो J इक्वल टू धारा घनत्व आई अपान ए होता है। उसी प्रकार से इसका फार्मूला जो होता है वो B इक्वल टू फाई अपान ए होता है। तो फ्लक्स डेंसिटी फाई अपान ए मतलब एरिया से जब आप किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो आपका डेंसिटी भी आ जाता है। तो यहां पर एरिया से आपने डिवाइड किया तो फ्लक्स डेंसिटी हो गया। इसी प्रकार ने आपसे आप जब यहां पर धारा को A से आपने डिवाइड किया तो ये आपका करंट डेंसिटी हो गया। तो जो AC सप्लाई है उसके लिए यहां पर फ्लक्स होता है, फ्लक्स का मात्रक आपका वेबर हुआ। वेबर भी आपका फाई इक्वल टू बी इंटू ए होता है और DC सप्लाई में भी आपका फाई इक्वल टू बी इंटू ए होता है। तो बातों को इतना बस आपको समझना है कि यहां पर आपको यह बताया गया कि चुंबकीय फ्लक्स का आपको याद रखना है कि देखिए कुछ आपके ऐसे हैं कि जैसे आपकी यहां पर धारिता है तो उसमें जैसे कि उसमें आपको मैंने बताया कि जैसे आपका वाट है तो उसके लिए वाट मीटर, एनर्जी है तो एनर्जी मीटर। उसी प्रकार चुंबकीय फ्लक्स है तो चुंबकीय फ्लक्स मीटर। मतलब ज्यादातर आपको ऐसी प्रकार जैसे आपका धारा है तो उसके लिए ए मीटर, वोल्ट है तो वोल्ट मीटर। ज्यादा चीजें आपको नहीं याद रखना, लेकिन कुछ पॉइंट आपके होते हैं जिनको आपको याद रखना पड़ता है। जैसे मल्टीमीटर है वो आपका प्रतिरोध को, करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस तीनों का मापन कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। आशा करता मैंने आपको चीजों को समझाने की पूरी कोशिश की। मैंने अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया कि चीजें आपको बेहतर तरीके से मैं समझा पाऊं और आशा करता हूं मैंने आपको समझा पाया। वीडियो आपने यहां तक देखा तो कमेंट में जय हिंद आप जरूर लिखिएगा, क्योंकि मैंने पूरी मेहनत के साथ आपको इस वीडियो में क्रिएट करके पूरी चीजों को मतलब पूरी चीजों को समझाने की कोशिश की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करके जाइएगा। दूसरी बात, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको लगातार अब वीडियो मिलेगी तो ये आपके फायदे की बात मैं कर रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।